डिस्टरबेंस आ गया था बीच में। विनोद भैया कैसे हो? आप तो हमारा पुराने साथी है विनोद भैया। बहुत ही नर्मदा मैया के किनारे बहुत ही आनंद लिया है, गोष्ठी की है, बहुत बड़ी बातें की है। नरेश भाई नमस्ते। हाँ तो बात शुरू करते हैं जड़ी बूटियों की, जीवंत बाढ़ की, लाइव फेंसिंग। अब जो आजकल तो प्रचलन हो रहा है बाढ़ बागड़ को निकालकर वायर फेंसिंग का, सरकार भी उसको मदद कर रही है वायर फेंसिंग के लिए। मतलब प्रकृति नष्ट करने में कहीं ना कहीं पर ये प्रक्रिया मददरूप हो रही है वायर फेंसिंग। किसान भी यह कहते हैं कि भाई बागड़ नहीं है तो रोज है, सुअर का उपद्रव रहता है, तो हमें वायर फेंसिंग होनी चाहिए। हम कितनी बड़ी भूल की ओर आगे बढ़ रहे हैं हमको खुद को पता नहीं है मित्रों। अब लाइव फेंसिंग में क्या होता है कि एक खेत की अगर आप बाढ़ देख लीजिए तो उसमें कई प्रकार की वनौषधियां रहती है साथ में, और सालों साल तक वो अपना वही गुण धर्म के साथ, अपने निजी गुणों के साथ अपने वहीं पर बीज छोड़ देती है, फिर अगले मौसम में फिर पैदा होती है, फिर बीज छोड़ देती है, फिर पैदा होती है। ज्यादातर जो कृषि से जुड़े हैं मित्रों, कृषि से जो लोग जुड़े हैं और उनको पता भी होगा कि अगर हम ज्यादातर वो लौकी है जिसको हम दूधी बोलते हैं, लौकी है, करेला है, उसका बेला अगर बागड़ में लगाएंगे और खेत में लगाएंगे तो बागड़ वाला बेला बढ़िया रहता है, अच्छा रहता है, अच्छा फूला फालता है। हालांकि खेत में हमको बहुत न्यूट्रिशन देने पड़ते हैं, बहुत खाद देनी पड़ती है और भी चीजें देनी पड़ती है जो बागड़ में नहीं देनी पड़ती। किसान ने कभी अपने दिमाग से वहीं पर सोचा ही नहीं और देखा भी नहीं ऐसा क्या है कि बागड़ में लगाया हुआ या बाढ़ में लगाया हुआ बेला इतना पनपता है। किसी को यह प्रश्न कभी हुआ है? तो क्या बाढ़ में एक तो सबसे ज्यादा सूक्ष्म जीव वहीं पर रहते हैं, और बागड़ की भूमि जब भी आपने कोई बागड़ निकालते हो तोड़ता हो तो जाकर देखना बिल्कुल भूरी होगी, चाय के भूकी की जैसी बिल्कुल भूरी होती है, सौगी सौगी उसमें से सुगंध आती है। तो बागड़ की जो भूमि है वो बिल्कुल न्यूट्रिशन युक्त होती है, और कई सालों से, कई कई पीढ़ियों से, कई सालों से, कभी तो इतनी बड़ी बागड़ होती है कि हजारों हजारों सालों से वो एनवायरनमेंट वहीं पर स्थिर है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया पृथ्वी से लेकिन आज तक, क्योंकि उसमें कुछ कुछ डालते नहीं, ना उसको खोदते, ना निकालते, ना कुछ करते। इतनी बड़ी बागड़ हमने पुराने समय में देखी थी कि पूरा का पूरा 2-3 आदमी उसमें साथ में चला जाए तो भी नहीं दिखे। आज तो ऐसी बागड़ देखना ही संभव नहीं है। तो अब उसमें क्या होता है, वो जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसमें से पत्ते जड़ते हैं, उसके पत्ते वहीं पर सड़ते हैं, और अलग अलग किस्म की वनस्पतियों का पत्ते वहीं पर पड़ते रहते। ऊपर बड़ा पेड़ है तो पेड़ का पत्ते भी वहीं पर जड़ेंगे। उसमें किसी पक्षी है, उसने अपने बच्चे रखे हैं तो उसके इंडे के जो इंडा का ऊपर का शेल खोचला होता है वो भी उसमें गिरेगा तो कैल्शियम मिलेगा। कभी कोई इंडा फूट के गिर जाएगा तो सबसे बढ़िया प्रोटीन भी उसमें मिल जाता है। वो पक्षी अगर वहीं पर मिल जाता है तो उसकी डेड बॉडी, उसका शव जो है, उसका समाधि खाद बन जाता है। मतलब बागड़ में पूरी तरह के पूरे न्यूट्रिशन युक्त पूरा एक एनवायरनमेंट होता है। और साइंस ने भी अभी ये ढूंढा है कि भाई बाढ़ है जो है, बागड़ है, उसमें खेतों से 9 गुना, मतलब 9 गुना, मतलब 9% ज्यादा नाइट्रोजन है। देख लीजिए कितना बड़ी बात है। हमारे पुरखे नहीं जानते थे फिर भी उन्होंने बागड़ रखी। अब होता क्या है, जब बारिश की मौसम आती है, मानसून की मौसम आती है, बरसात उसमें गिरता है तो उनमें से जो न्यूट्रिशन होते हैं वो धीरे होकर हमारे खेतों में आते हैं, सभी हमारे खेतों में चले आते हैं। ये बागड़ की अंदर से सबसे बड़ा फायदा है। और सबसे बड़ा फायदा क्या रहता है आपको पता है? बड़ी बागड़ होती है तो जब गर्मियों की सीजन होती है और आपके पास बागड़ बड़ी है, ऊंची है, ऊंचाई पे है, तो गर्मियों से जो पवन चलती है, गर्म पवन, जिसको हम गुजराती में लू कहते हैं, ज्यादातर क्या, मैं राजस्थान के जो किसान हमारे साथ जुड़े हैं उनको ये ज्यादातर, और गुजरात के कुछ किसानों को गर्मियों की सीजन में हम लोग बाजरा बोते हैं वहीं पर, और उस खेतों के उस तरफ की अगर बाढ़ अच्छी है, बागड़ बड़ी है, ऊंची है,
तो उस तरफ से जो पवन आता है वो गर्म हवा, गर्म लू को रोक लेता है, तो वहीं पर बाजरी जलती नहीं, वरना वहां पर 2-3 फुट तक बाजरी जल जाती है या तो सूख जाती है, ऐसा भी होता है। तो बागड़ से बड़ा रक्षण भी होता है दोस्तों। इसीलिए हमारा जो वृक्ष आयुर्वेद है, वृक्ष आयुर्वेद है, पराशर संहिता, उसमें वृक्षों को लगाने का एक चौक्कस नियम दिया गया कि इस पेड़ को इस कोने पे लगाओ खेत के, और इस वृक्षों को इस कोने में लगाइए। हमको पता नहीं है इसके बारे में, हम तो बोलते हैं कि चलो लगा देते, पर इसके पीछे का रहस्य ये है। तो मैं आपको बताऊं, अग्नि कोने में जो बड़े पेड़ लगाए जाते हैं, अग्नि कोने में खास करके उत्तर से पूर्व कोने में, और एक बड़े पेड़ लगाए जाते हैं दक्षिण से पश्चिम कोने में। वे 2 कोना है, 2 कोने को बड़े पेड़ों से सज्जित करने का वहीं पर निदान है। पर कौन से पेड़? तो जो अग्नि खुणा है, जो उत्तरी छोर की बात है, उत्तर छोर की बात करते हैं, वहां पर ऐसे पौधे लगाए जाते हैं, ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं जिनके पत्ते सर्दियों की सीजन में गिरने लगे। समझ लो, पौधे में पत्ते 2 तरह के पानखर आती है, एक गर्मियों में पत्ते छोड़ देते पतझड़ आती है, एक ठंडी में पतझड़ आती है। तो ठंडी में जो पतझड़ आती है, ठंडी से पहले पहले, तो वो पवन उस तरफ का होता है, तो वो पत्ते अपने खेतों में ला देता है और फिर नए पत्ते आकर वहां पर एक बाउंड्री का काम कर देते हैं। और गर्मियों के सीजन में जैसे आपने देखा कि बसंत ऋतु में वो पतझड़ आती है, तो वहीं से पवन आता होता है, तो वहीं से आने वाले सभी पत्ते पवन के साथ हमारे खेत में आएंगे और खेत में वो न्यूट्रिशन देंगे, और पतझड़ के बाद, बसंत के बाद जब वो खिलेंगे, तो गर्मियों की सीजन तक, ग्रीष्म में वो बिल्कुल अच्छी बागड़ बना देते। तो ये बागड़ का अपना ही एक महत्व है। वृक्षों किस तरह से बोने चाहिए उसका भी एक बड़ा महत्व है। वैसे वैसे नहीं बोना चाहिए खेतों में बड़े पेड़। तो ये पेड़ों का अपना एक रहस्य है जो वृक्ष आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। तो बागड़ में किस तरह के पेड़ बोए जाएंगे उसके बारे में कल ही बात हुई थी मित्रों। इससे पहले हम खेतों की बात कर लेते हैं, जिसको खेत में हम खरपतवार कहते हैं, जिसको हम खरपतवार कहते हैं खेतों में, जिसको निकालने के लिए हम दवाइयाँ डालते हैं, वो वास्तव में खरपतवार नहीं है दोस्तों, वो हमारी कीमती जड़ी बूटियां हैं, हमारी जड़ी बूटियां हैं। इसमें से एक का नाम ले लीजिए, खरपतवार होती है जिसका नाम है पुनर्नवा साटोड़ी। अब हम उसको तो निकाल देते हैं, ईट सीट बोलते हैं, साटा बोलते हैं हिंदी में, इसको निकाल देते हैं। हम बोलते हैं ये तो खरपतवार है, उसके लिए वो खरपतवारों का प्रयोग करते हैं। और खरपतवार सबसे ज्यादा नुकसान करता है हमारे शरीर में, क्योंकि एक प्रकार के वो सिंथेटिक एंजाइम्स होते हैं। तो इन खरपतवार में अगर साटोड़ी को आप उठा ले, पुनर्नवा को उठा ले, तो वो मूत्रल है। अगर वो आप उसको काट के अपने पशुओं को खिलाओगे तो पशुओं के दूध के साथ आपके शरीर में आएगा, तो वो मूत्रल रूप से पशु को भी कोई पथरी बथरी का या रोग नहीं होगे। आपके पास बैल है तो बैलों को तो खास खिलाना चाहिए, क्योंकि बैलों में हमने देखा है पथरी अश्वरी होने का सबसे बड़ा चांस बैलों में रहता है। तो मूत्रल है, उससे वो फिर खाद होके खेतों में जाएगी तो वो वहीं पर भी अपना गुणधर्म देगी। और दूसरा, अगर वो दूध हम भी पिएंगे तो किडनी के डिजीज के लिए सबसे अच्छा है। पुनर्नवा का जड़ जो है वो शोथ नाशक का है आयुर्वेद में, सोजा को कम कर देता है। पूरे बदन में जितने भी शोथ होते हैं, सूजन होती है, उसको कम करते हैं। मूत्रल है, यानी कि पेशाब बहुत लाती है। लीवर के दर्दों के लिए, किडनी के दर्दों के लिए बहुत ही मुफीद है। पर जिसका हार्ट बड़ा हो गया है, वो हार्ट में पानी भरा जाता हो, हार्ट की दीवारें जाड़ी हो गई हो, पंपिंग फंक्शन में कमी आती है, उनके लिए भी पुनर्नवा इतना का इतना काम करती है। तो ये पुनर्नवा का नाम, उसका नाम ही पुनः नवा, यानी कि अवयव को नया बना दे, पुनः नवा बना दे। उस नया बनाने का, अवयव को नया बनाने, अंग को नया बनाने का काम ही पुनर्नवा का है। तो ये साटा हमारे खेतों में बहुत ही खरपतवार के रूप में होता है। किसान अगर उसको पकाने दे, पकाने के बाद ऊपर की जो पका हुआ चीज है वो बाहर ले जाकर उसका खाद बना दे डिकम्पोस्ट की वजह से, ताकि बीज नहीं बने और खेत में नहीं, और नीचे के मूल जड़ को निकाल कर बेचे, तो आज भी 250 से 300 रुपये तक लोग उसकी जड़ खरीदते हुए लोग, और वो भी असली नहीं मिल रही, उसमें भी मिलावट आ रही है। देखो हर जगह हिंदुस्तान में मिलावट है। तो ये खरपतवार के लिए भी बहुत बढ़िया आय का साधन बन जाएगा।
खरपतवार में एक और भी चीज है उसमें, जिसके हम हमारे खेतों के कॉर्नर पर होती है, जिसको हम मकोए बोलते हैं। मकोए, काकमाची, पीलूड़ी। तो मकोए के पत्ते भी, कल बात हुई थी परसों की, वो लीवर के लिए बहुत ही बढ़िया काम देते हैं। लीवर की बहुत ही अच्छी उम्दा औषधि है। हेपेटाइटिस बी में बहुत ही अच्छा काम करती है, पीलिया जॉन्डिस में। और गोखरू भी होते हैं, छोटे और बड़े दोनों, खेतों में। हमारे अब गर्मियों की सीजन में छोटे गोखरू इतने होंगे कि खुले पैर खेतों में चलने, नंगे पैर चलने में दिक्कत आती है। हम लोग उस पर वो खरपतवार डालते हैं 2,4-D या कुछ, और उसको जला देते हैं। ये छोटे गोखरू जो है किडनी की अमोघ औषध है, किडनी दर्द के लिए बहुत ही मुफीद चीज है। और किडनी में उसका काढ़ा बनाकर लेने से काफी अच्छे लोगों का सीरम क्रिएटिनिन घटा है, और किडनी ट्रांसप्लांटेशन का और डायलिसिस में भी बहुत अच्छा फायदा हुआ है। वहीं बड़े गोखरू होते हैं, छोटे गोखरू के जैसे जैसे बड़े गोखरू होते हैं, जो बारिश के मौसम में होते हैं। तो बड़े गोखरू जो है वो मूत्रल होते हैं, बहुत ही मूत्रल, सॉरी मूत्रल नहीं है, वो बहुत ही पौष्टिक होते हैं, वृक्ष है, वीर्यवर्धक है, धातु बढ़ाते हैं। और जिसको निसंतान दंपति हो, जिनको संतान होने में कमी रहती हो, शुक्राणुओं की कमी होती है, शरीर में चिकनाई की कमी रहती है, उसके लिए ये बड़े गोखरू बहुत ही श्रेष्ठ औषध है। मेरा एक वीडियो यूट्यूब पर भी है, विमल भैया ने लिंक रखने की आज बात हुई थी, लिंक रखी है, वहां पर वो गोखरू वाली बात में बताओ। इतनी चिकनाई होती है, आप उसको हाथ में लेकर रगड़ो और पानी डालो तो चिकनाई हाथ से जाएगी नहीं, जैसे कोई चिंगम चिपक गया हो। तो बिल्कुल एक छोड़ लेके आप अगर दूध में डालो, थोड़ा घुमाकर फिर खींचो, तो पूरा दूध उसके साथ चिकनाई से तांते बन के ऊपर चढ़ा आता है। बहुत ही चिकनी चीज है। तो वो भी हमारे कमर के दर्द के लिए और शुक्राणु बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी उम्दा चीज है। तो खेतों के मेड़ पर पकाकर हम उसको बेच सकते हैं। काफी वैद्य उसको खरीदते हैं, उसके बीज खरीदते हैं। पंचांग बीज खरीद लेने के बाद अगर उसका जो पंचांग है, पूरा 5 अंग जो पत्ते हैं, फूल है, वो हम अपने पशुओं को खिला देंगे, तो पशुओं को खाने से उसका दूध में चिकनाई बढ़ेगी, फैट बढ़ती है और आय भी बढ़ती है। तो ऐसी ऐसी एक एक चीज अगर हमारे खेत में जो होती है, जिसको हम खरपतवार मानते हैं, आयुर्वेद की वो सब जड़ी बूटियां है। कम से कम दूसरों को नहीं खिलाओ, आपके मवेशी और आप खुद खाओ, तो आपके लिए तो बहुत ही शानदार चीज बन रहेगी। आपको दवाखाना जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भैया राजीव दीक्षित जी ने जो कहा है स्वायत्त भारत, तो स्वायत्त भारत ऐसे बनेगा मित्र। गांधी जी की कल्पना का जो स्वदेशी भारत है, और भगवान श्री कृष्ण जी का जो बात है कि शहरों तक चीजें नहीं जानी चाहिए, गांव गांव में समृद्ध होना चाहिए, मेरे गांव समृद्ध होना चाहिए, तो इसी तरह से हो गया। गांव की जड़ी बूटियों गांव के लोगों ही इस्तेमाल करें। घर की जड़ी बूटियों से अपने आप को ठीक होने का कोशिश करिए, स्वस्थ रहिए। क्योंकि देखो, ज्यादातर बीमारी दिमाग की हवा से होती है, दौड़ धाम और दिमागी हवा और बाहर का खाना पीने से। अभी आप देख रहे हैं कोरोना में दवाखाने खाली पड़े हैं, भाई कहाँ गई वो। मेरे एक मित्र थे जो दिन के 10-10 8-8 अपेंडिक्स के ऑपरेशन करते थे, पूरे समय में 2 डॉक्टर की शिफ्ट लगाकर 10-10 8-8 ऑपरेशन कर देते थे। बोलते आज एक भी अपेंडिक्स वाला पेशेंट नहीं मिल रहा है जीतू भैया। सुबह उनसे बात हुई, क्या हुआ भाई, मिट क्यों गए? ऐसा तो कोई है ही नहीं कि बीमारी चली गई, नहीं। पर दिमाग का जो भय था, जो डर था, वो आज कोरोना की ओर मुड़ गया। और घर का अच्छा खाना पीना शुरू हो गया, स्ट्रेस कम हो गया, दौड़ा दौड़ी कम हो गया, नित्य समय पर भोजन लेने लगे। ये लाइफस्टाइल क्या है, जीवन शैली क्या है, नियमितता क्या, हमने कोरोना ने सिखा। इसलिए कोरोना आयुर्वेद में आज बहुत बड़ा रोल बजा रहा है, और नियमित जिंदगी के लिए मैं मानूं वो गुरु है। तो इसी तरह से हमारे खेतों की जो जड़ी बूटियां हैं, उसी से हम अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं। एक है अम्लोनिया, नोनिया बोलते, अम्लोनी। हमारे गुजराती में उसको खाटी लूणी बोलते हैं। बड़ी लूणी और छोटी लूणी 2 आती है। तो अम्लोनिया जो है बहुत ही उम्दा चीज है, जिसको उर्दू में कुल्फा बोलते हैं। हृदय रोग के लिए बहुत ही अच्छा काम देते हैं। हृदय की नाड़ियों के अंदर जब कुछ जम गया हो, ब्लॉकेज हुआ हो, तो उसकी भाजी बनाकर खाते हैं। खट्टाई भी देती है थोड़ी। और जिसको मानो कि जिसका भोजन में नमक नहीं खाना है, बिल्कुल नमक बंद करना है, तो ये अम्लोनिया थोड़ा थोड़ा डाल के या तो उसका चटनी बनाकर साथ में लो, तो नमक की पूर्ति कर देगा। तो ये लोनी भी इतनी अच्छी काम करती है।
कल ही एक बात हुई थी। एक बार हम जंगल में जा रहे थे, कल एक बात जड़ी बूटी की बात हुई थी, आज एक दूसरी बात बताते। एक बार हम जंगल में जा रहे थे, काफी लोग थे साथ में। जंगल में बहुत हम घूमते रहते हैं, हम प्रोग्राम बनाते हैं, कुछ वैद आते हैं साथ में, कुछ बॉटनिस्ट होते हैं और दूसरे जान पहचान वाले लोग 2-2 दिन 3 दिन जंगल में ही रहते हैं। वहीं पर पूरा जंगल भ्रमण करने के बाद नई जड़ी बूटियों का संशोधन होता है। रात को सब अपने साथ थैला भर के जड़ी बूटी लाते हैं और रात को उसका सेशन होता है। उसको पहचानना, उसका गुणधर्म, उसका सभी लोग अपना अनुभव खुलकर शेयर करते हैं। न छोटा होता है कोई, नहीं बड़ा होता है। तो उसी वक्त हम जंगल में जब घूमते थे तो एक ग्वाल हमको मिल गया था। तो ग्वाल की बात ये हुई कि किसी ने कहा भैया आपके पास छाछ है, छाछ पीने की इच्छा हुई, दही खाना है। वहीं पर इतने लोगों को तो दही कैसे मिल पाएगा? उन्होंने बोला हाँ मैं बना कर दूंगा। मैंने बोला अभी कैसे बना देगा भैया, अभी तो हमको घूमना है और शाम तक कैसे? बोला मैं चंद मिनट में आपको दही बनाकर खिलाता हूँ। उसने अपने वो बर्तन में गौ माता को दूध ले लिया। फिर पास में एक पौधा खड़ा था, उस पौधे से तोड़ के, उसके पत्ते तोड़ के उसके 2-3-4 बूंद उसमें टपका दिए और 10 मिनट के बाद हमको कहा कि लो ले लो, आपका दही तैयार हो गया। मैंने बोला यार क्या मजाक की बात है, ऐसे कैसे दही तैयार हो जाएगा? कुछ डाला नहीं है, सिर्फ दूध है। हमने देखा भाई साहब बिल्कुल ताज्जुब की बात है, अपनी आंखों से देखी हुई बात है, दही तैयार हो गया था। बिल्कुल दही तैयार हो गया था, बिल्कुल इतना खट्टा नहीं था क्योंकि तुम बिल्कुल, पर जमा हुआ दूध आपको दही का जैसा लग रहा है। मैंने बोला ये क्या अद्भुत चीज है जड़ी बूटियों। भारतीय जड़ी बूटियों में इतनी ताकत है, वो अपनी आंखों से हमने उस दिन देखी। तो वो पेड़ था दूधला, आज भी जंगल में विद्यमान है, जिसको दूधला कहते हैं, जो उसमें 2 लंबी फली आती है और नीचे से चिपकी हुई रहती है। फिर भी हमने वो प्रयोग किया कि दूध के अंदर अगर थोड़े दूध लेकर उसका 2-4 बूंद टपका देते हैं तो वो दूध को जमा देता है बड़ी ताज्जुब की चीज जड़ी बूटियों में, इतनी बड़ी ताकत वाली चीज है जड़ी बूटियों में। हम उसको भूल चुके हैं बस, या तो हम उससे बिछड़ चुके हैं। अभी आने वाला समय ऐसे कोरोना जैसे कई महामारी आएगी, कई चीज आएगी और इसके लिए हमारा आयुर्वेद, हमारी फिलोसॉफी, हमारा अध्यात्म ही हमें जीवन दे पाएगा। मैं नहीं कहता हूं कि एलोपैथी मदद रूप नहीं होगी, हम उसका भी साथ लेंगे मित्रों। कोई ज्ञान हमारे लिए विरोध का नहीं हो सकता, पर अब समय हमारा है, हमारे आयुर्वेद का है। छोटी बड़ी जो बीमारियां हैं अपने घर के औषधियों से, अपने घर के मरी मसाले से ठीक करना चाहिए। तो ये दूधले की बात हुई थी। तो दूधला में ये मीठा दूधला है, कड़वा दूधला आता है जिसको कुटज बोलते हैं। तो कुटज की टैबलेट से कितना भी दस्त लगता हो, पेचिस हो, आम हो, उसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट उसकी छाल से मिलता है। तो ये पौधे हमें अपने मेड़ों के ऊपर लगाने हैं। अपने घरों के आगे जगह है तो लगाओ, अपने खेत में कई जगह खलिहान की तरह खुली पड़ी है तो ये सब पेड़ लगाने हैं। अभी आप देख रहे हो पूरा जंगल में अभी एक पेड़ों फूलों की सीजन चल रही है, केसुड़ा के फूल, ढाक, खाखराना फूलों, जंगल पूरा लाल रंग से हरा भरा है। उसको अंग्रेजी में कहता है फ्लेम ऑफ फायर ऑफ फ्लेम, या तो फ्लेम ऑफ जंगल। मतलब वो लाल कलर से भरा हुआ रहता है जंगल, तो ऐसे लगता है कि पूरा जंगल में जैसे आग लगी हो। तो केसुड़ा के उसके फूलों को गुजराती में केसुड़ा कहते हैं, ढाक के फूलों को। तो वो अभी सीजन है, आप उसको ले आइए। आपके खेतों के किनारे अगर बोया है तो ठीक है, नहीं तो जंगल से ले आइए। जितने भी फूल मिले बहुत ही अच्छी है, उसका गुलकंद बना सकते हो, उसका फूल आप घर में लाकर रख सकते हो छावे में सुखाकर। जब भी गर्मी लगती है, छोटे बच्चे हमारे गुजरात में पहले, अभी तो वो प्रचलन कम होता जा रहा है क्योंकि ये नई प्रजा इन सब चीजों में नहीं मानती। जब हम छोटे थे, मैं खुद ये देखा है कि हम जब छोटे थे तब एक बर्तन में पानी लेते थे और उसमें 2-4 फूल उसके डाल के सुबह ताप धूप में रख देते थे सूर्य के ताप में, और दोपहर तक वो पानी बिल्कुल हल्का पीला पीला तैयार हो जाता था। तो फिर उस पानी से वो छोटे बच्चे को दोपहर को नहलाते थे, जो 1 साल से 2 साल के छोटे बच्चे होते उसको नहलाते थे। कहा जाता है उससे शरीर के अंदर जो गर्मियां होती है, गमोरी निकलती है। अड़ाई कही है आपने गुजराती में, अड़ाइयों, गमोरियों का बहुत ही श्रेष्ठ इलाज है मित्र केसुड़ा। इसके सिवाय इसका और भी उपयोग है। अगर 2 फूल आप रात को भिगो कर रख दो एक मिट्टी की कुल्हाड़ी में थोड़ा पानी भर के, और सुबह उसको चबाकर वो पानी ऊपर से पी जाओ,
पेशाब में जलन होती हो, पेशाब रुक रुक के आता हो, पेशाब का कोई भी दर्द हो, गर्मी में घूम के आने के बाद आपको सनस्ट्रोक लगा हो, धूप लगती हो, पाँव के जलन होती है, तो उसके लिए बढ़िया इलाज है। 5-10 दिन आप हर रोज सुबह ये कर सकते हो और बहुत ही उम्दा चीज़ है। और निनांत उससे मेरे मित्र है जितेंद्र भैया है, उन्होंने उनसे लिपस्टिक भी बनाई है, होठों की लिपस्टिक बनती है नाजुक, उससे कलर निकलता है और प्रदेश में एक्सपोर्ट भी होता है। कोई आदमी अगर उसका कलर बना कर दे तो हमारे गुजराती में जो मोहनताल बनता है मिठाई में, उसमें उसका नेचुरल कलर यूज होगा और नेचुरल कलर की आगामी बहुत बड़ी मांग रहेगी। जैसे लाल चंदन पूरा जापान में एक्सपोर्ट होता है, उसका कलर बनाने के लिए बहुत ही अच्छी कीमत उसकी मिलती है, तो नेचुरल कलर के लिए भी चलेगा, होली खेलने के लिए भी उसका कलर काम आता है। तो काफी चीज एक ही पेड़ से होती है और उससे वो पत्तल भी तो बनते हैं गुजरात में, सबसे बड़े पत्तल में खाया समझ लो सबसे बड़ा आप पर्यावरण प्रेमी हो गया, क्योंकि वो उसको छोड़ देते हैं इस जगह में तो वहीं पर खाद बन जाता है। और पत्तल पे भोजन लेने से काफी सारे फायदे हैं, अलग अलग पत्तल पे, कोई केल के पत्तों पे लेता है, एमपी में दूसरे कुछ मुहाल के पत्ते होते हैं, हमारे यहाँ खाखरे के पत्ते से बनती है। तो इस तरह के पत्तल भी भोजन के लिए जहाँ यूज हो सके समूह में करना चाहिए हमें मित्रों। तो ये पेड़ जो है आप समझ रहे हैं, उसका पेड़ से गोंद मिलता है जिसको हम लोग कमरकस कहते हैं। नाम ही क्या है, कमरकस। कमर का कितना भी दर्द हो मित्रों, कमर कितनी भी दर्द करती हो, कमर में कोई भी तकलीफ हो, कमरकस घी में सुबह सुबह लिया करें, बहुत ही शानदार और निनात उम्दा चीज है, बहुत ही फायदा आपको होगा। तो एक ही पौधे में आप देख लो, उसके पत्ते है, फूल है, मूल है, बीज है, इन सभी चीजों से इतनी अच्छी चीजें बनती है। अगर उसका बीज आपको मिल जाए तो कृमिनाशक है, एक ही बीज को आप पीस के बच्चे को पिला दो, आप खा लो तो कृमि का नाश हो जाता है। उसका तेल निकालते हैं कभी वही, और उसको चर्म रोग में भी इस्तेमाल करते हैं। तो एक पेड़ हमारे मेड के आगे होता तो कितना फायदा होता। अब कृषि की बात चल रही है तो आप अच्छे फूल ले लीजिए खाने के लिए, और जो कचरे वाले फूल उठाकर आपके खेतों में ले आइए। हम लोग हर साल डालते हैं खेतों में, तो कहा जाता है कि नेचुरल फास्फोरस उसमें है थोड़ा, और दूसरा ये है कि वो हमको रूप देता है, पौधा का छोड़ों को, बीजों को रूप देने का काम करता है उसको डालने से। काफी गुजराती खेडूत मेरे साथ जुड़े, वो इसका यूज करते हैं और काफी अच्छा रिजल्ट लेते हैं। तो ये इसकी बात हुई। अब इसके सिवाय एक और चीज है मैं बता रहा हूं, हमारी खेजड़ी, राजस्थान का राज वृक्ष है खेजड़ी। गुजरात में भी बहुत जगह पर खेजड़ी पाया जाता है, शमी वृक्ष जिसको कहते हैं। शमी में क्या है, तो अगर आपके पास 1 एकड़ जमीन है तो उसमें 4 शमी के पेड़ होने चाहिए। अब आप बोलेंगे भाई शमी का क्या यूज है, तो कच्ची सांगरी जो होती है वो 250 से 300 रुपये, उसको सुखाकर हमारे लोग उसकी सब्जी बनाती है। कच्ची सांगरी की बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है, कुमटिया और सांगरी की, बच्चे चाव से खा सकते हैं, पशुओं का चारा होता है। और पक जाने के बाद उसके खोखे बनते हैं, खोखे बोलते हैं हमारे राजस्थान और हमारे गुजराती की बॉर्डर में, खोखा पक गया, तो वो भी बहुत स्वादिष्ट खाने में होते हैं। और हम लोग उसको बोरा भर के बचपन में रखते थे और पूरा मानसून की सीजन तक खाते रहते थे। ये तो है। इसके सिवा इसमें एक बहुत बड़ा गुणधर्म है, खेजड़ी के नीचे नाइट्रोजन फिक्सिंग के जो बैक्टीरिया है, एजेटोबैक्टर, उस फैमिली के नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सबसे श्रेष्ठ बैक्टीरिया एक खिचड़ी के नीचे पाए जाते हैं, जो हवा के नाइट्रोजन को अपने आप अपने में खींच लेते हैं और जमीन में फिक्स कर देते हैं, जैसे यूरिया बनाने की फैक्ट्री होती है। तो अब क्या होता है, जब भी आपके बारिश की सीजन हो जाए, आप कोई खेजड़ी का वृक्ष हो जो जंगल में पड़ता रहो, उसके नीचे से 8-10 किलो माटी ले आइए और पूरे खेत में डाल दीजिए, तो मानसून की बुआई के लिए बिल्कुल यूरिया आ जाएगा, नाइट्रोजन पूर्ता हो जाएगा। अगर आपके खेत के चारों कोनों पे है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, दूर है तो उसके नीचे की मिट्टी लाकर पूरे खेत में जैसे बुरक दे, जैसे खाद बुरक दे। तो खेजड़ी के नीचे नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाले बैक्टीरिया है, कभी नहीं भूलना चाहिए। और आपको एक पता मैं बताऊं, खेजड़ी के ऊपर जब पांडव लोग थे वो अज्ञातवास में चले गए थे, तो उन्होंने अपने आयुध
वो शमी देवताओं को समर्पित कहा था, और कहा था कि हम 12 साल तक, जब वो 1 साल अज्ञातवास से आएंगे तब तक हमारा आयुध को आप रक्षा करना है, और हमारा वरदान है कि आप वृक्षों में श्रेष्ठ बनोगे। तो वो पांडवों ने जब उस पर कुछ आयुध रखे होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि वो पेड़ क्या चीज है, क्योंकि उसके आसपास रहने वाली चीजें बिगड़ती नहीं होगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आता होगा, तभी जाके उन्होंने उस पेड़ को चयन किया था। ऐसा ऐसा एक और मेला भी है जिसको हाड़ साकल बोलते हैं, हाड़ साकले या अस्थि संधानी बेल बोलते हैं। बहुत ही उम्दा चीज, और काफी कंपनियां उसके पीछे लग चुकी है। उसमें नेचुरल स्टीरॉयड होता है मित्र। हड्डी जब टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसमें साधने की बहुत बड़ी ताकत है, और आम बात जोड़ों के दर्द में भी उसका बहुत ही अच्छा उपयोग होता है, जिसको अस्थि संधानी के नाम से आज भी लोग पहचानते हैं। हालांकि उसको सीधी नहीं खाना चाहिए क्योंकि गले में लगती है, उसका रस जो है बिल्कुल दाहक होता है और तीव्र होता है। तो क्या करो, उसको थोड़ा पानी के अंदर उसको थोड़ा सेक दे या तो बाफ ले, भरार की वजह से उसको थोड़ा भाप ले, भाप की वजह से, और फिर उसका रस निकाल के घी के साथ मिलाकर खाना चाहिए, या तो सीरा बना के हलवा के साथ ले लीजिए। बहुत ही उम्दा चीज है। हड्डी टूटी है, पशुओं की है, आपकी है, बहुत अच्छा काम करती है हाड़ साकल। कैल्शियम से बिल्कुल लबालब भरी हुई है। तो ये सभी चीजें हम अपने मेड़ पे बो सकते हैं। अतिरिक्त आय तो होगी, हमारे अपने स्वास्थ्य के लिए हमें कहीं और दौड़ दौड़ कर नहीं जाना पाइए। ये चिरोटी आती है गुंजा, आप लगा लीजिए। लाल चिरोटी का भाव आज 500, और काली का आज 1000 रुपया तक तंत्र में लोग यूज करते हैं। उससे गुंजादी तेल बनता है, सर में बाल झड़ने के बंद हो जाते हैं वो गुंजादी तेल से। आप घर पे तेल बना दीजिए, क्यों बाजार जाना है, स्वायत्त ही बने रहिए। स्वदेशी राजीव दीक्षित के विचारों में अगर कहे तो आपको स्वदेशी ही बनना है। स्वदेशी का मतलब ये नहीं है कि हम खाली बातें करें, हमें अपना निजी में खुद की जरूरियातों खुद से पूर्ण करने की कोशिश ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। अब एक और चीज है इसके सिवा में बताऊं, जिसको ग्लिरिसिडिया बोलते हैं। हालांकि बाहर से आया हुआ पौधा है, पर उसको एनपीके का फैक्ट्री कहते हैं। हर खेतों में 10-12 पौधा ग्लिरिसिडिया का होना चाहिए। उसके पत्ते में से फास्फोरस और पोटाश मिलता है, और उसकी जड़ जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करती है। अगर ग्लिरिसिडिया आपके पास नहीं है तो उसका भारतीय विकल्प है अगथिया। अगत्य का पेड़ भारतीय विकल्प उसका बहुत ही अच्छा है, बस सेम दोनों की स्पीसीज और फैमिली एक ही है। वो जो काम ग्लिरिसिडिया करता है वही अगत्य करता है, और अगत्य तो बहुत ही अच्छा पेड़ है। जब आकाश में अगत्य का तारा का प्रादुर्भाव होगा तभी उसको फूल लगते हैं। वो लाल और सफेद कलर के दोनों आते हैं अगत्य। और अगत्य की फली का सब्जी भी बनती है, बहुत ही टेस्टी सब्जी होती है। उसके फूलों से भी काफी चीजें बनती है, काफी वैद्य उसकी औषधियों में यूज करते हैं। तो ये चीजों के बारे में हमें जानना चाहिए। एक ही चीज को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे खेतों के मेड़ में लगाएंगे, घर के आगे लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। लोग कहते हैं घर के आगे कैक्टस लगाते हैं, अच्छा है, चलो कैक्टस भी कोई खराब चीज नहीं है। गुजरात में कैक्टस होता है जो बागड़ पे लगाते हैं, फाफड़ा थोर कहते हैं। फाफड़ा थोर आपने कहिए ना, बड़ा बड़ा आता है, उसके ऊपर एक लाल कलर का फल लगता है, मुंबल या थोर कहते हैं या कैक्टस कहते हैं। तो वो उस फलों का एक बड़ा मार्केट गुजरात में बन चुका है। काफी किसान उनमें से काफी अच्छी आय करते हैं। 80 से 100 रुपया तक उसके फल बेचे जाते हैं, और उसका रस निकालते हैं जिसको फिंडला बोलते हैं, फिंडला का शरबत। वो 250, 300, 400, 500 रुपये तक किलो बेचा जाता है, और उनमें हीमोग्लोबिन बढ़ाने का अद्भुत गुणधर्म है। रक्त बढ़ाने का इनसे अच्छा कोई गुणधर्म आपको नहीं मिलेगा फिंडले शरबत में। और ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड है दोस्तों। काफी लोग ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड के लिए मांसाहार से बनी हुई साल्मोनेला मछली से बना हुआ चीजों का इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को भ्रष्ट बना लेते हैं। डॉक्टर उनको दे देता है गोलियां। तो आप इसी वक्त हृदय मजबूती के लिए फिंडला शरबत यूज करिए, उसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड है, बहुत ही उम्दा। आप नेट पर रिसर्च करके भी देख लेना ओमेगा 6 और ओमेगा फैटी एसिड क्या चीज है। और कभी लोग उसको थैलेसेमिया में भी यूज कर रहे हैं, काफी रिजल्ट उसके सामने खुलकर आ रहे हैं। शक्ति का बड़ा सोर्स है। आप 3 दिन उसका ताजा रस ले लीजिए, आपके शरीर में बिल्कुल जान आ जाएगी। तो ये
हमारा इतना बड़ा कांटेदार चीज होती है, बहुत ही खाने में यूज सीधा यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर गले में उसका कांटे बाटे लग गए तो गए आदमी। तो उसको आग पे हम लोग सेक देते हैं, आग पर उसको जला देते हैं, और जैसे आग पर जल जाता है तो उसके ऊपर के कांटे जल जाते हैं, तो फिर उसके ऊपर से चमड़ी निकाल कर अंदर का लाल लाल गर्भ खा लेते हैं, और इससे हीमोग्लोबिन बहुत ही बढ़िया बढ़ता है। ऑटो इम्यून डिसीज में भी हम काफ़ी जगह पे उसको देते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं दोस्तों, हमारे आसपास हैं, हमारे घरों में है, हम जानते नहीं उसके बारे में, यूज नहीं कर सकते। हम हीमोग्लोबिन के लिए क्या करते हैं आपको पता है? बाजार से जो हीमोग्लोबिन के सिरप आते हैं, ज़्यादातर उसमें पशुओं का खून होता है। सभी में नहीं कह रहा हूँ, ज़्यादातर में पशुओं के खून से बनी हुई चीज़ें रहती है। गौ माता का खून भी उसमें कभी आया होगा, क्योंकि वो सभी वहीं से तो ले आते हैं। तो और आयरन की जितनी टैबलेट आती है, तो आयरन की टैबलेट लेने से पेट में गुड़गुड़ाहट, पेट में कब्ज, छोटे बच्चे को तो पेट में उल्टियाँ बुल्टियाँ होती है और भोजन पचना बंद हो जाता है। तो ये सब चीज़ें छोड़कर हमें नेचुरली आयरन पर आना चाहिए, जो हमारे खेतों के बाड़ों में है, जो हमारे बागड़ में लगाना चाहिए। हमें खुद खाना चाहिए, दूसरों को खिलाना चाहिए। फार्मेसी है, या तो फार्मेसी है फार्म, आप खेतों में ही उसकी एक छोटी सी लगा सकते हो फैक्ट्री एट फार्म का कॉन्सेप्ट करके, और वहीं पर इन चीज़ों का उत्पादन करके लोगों को भी दे सकते हो। आपके गांव में भी बेच सकते हो, आसपास के लोगों में भी बेच सकते हो। काफ़ी चीज़ों आपसे मेरे पास से जानने को आपको मिलेगी, जैसे आख है, अर्क है, नीम है, धतूरा है, वो सब हम हमारे खेतों के आसपास होता है। आग तो हमारा दीमक लगती है गेहूं में, उसका बहुत बढ़िया इलाज है। गेहूं जब बोते हैं उसको दीमक लग जाती है, तो आग के पानी देते हैं, कहते हैं उसमें थोड़ा पोटाश भी है, तो उससे दानों में चिकनाई भी, दानों में रूप भी बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल दिखावा बहुत ही अच्छा होता है, लाइट अच्छी आती है। तो आँख है, धतूरा है, वो भी बो दो, कोई चीज हमारे खेत के मेड़ों पे बुरी नहीं है दोस्तों। ऐसे हर चीज, जैसे नीम है, बिना नीम कोई जैविक खेती कर ही नहीं पाएगा। नीम तो नीम है। अब क्या, अभी नीम की निमोली की सीजन है, 5-7 रुपये किलो आपको मिल जाएगी, आप इकट्ठी करके रख लीजिए। इसका तेल भी निकाल सकते हो, या तो फिर पूरी कूट के बोरे में भर के कूट के पाउडर करके खेतों में बिछा दो, दीमक नहीं आएगी, भूमिजन्य फूग नहीं लगेगी, और 7-8-10 रुपये किलो में वो जो आदमी है उसको मेहनत भी मिल जाएगी। तो नीम तो हमारे लिए कल्प वृक्ष है। अभी उसके मंजर की सीजन चल रही है। हमारे गुजराती में एक कहावत है, औखा हरण करके एक बुक है, किताब में अभी पढ़ रहा था, बुखार का, उसमें भी काफी अच्छा वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण और बाणासुर की लड़ाई के बीच में ये ज्वर की बहुत बड़ी बात आती है। भगवान शंकर और दोनों जब आमने सामने आ जाते, तो औखाहरण में यहाँ कहा जाए कि 7 दिन तक महिलाएं, गुजरात की महिलाएं, बिना नमक वाला भोजन चैत्र में लेते हैं, चैत्र की शुरुआत में, और नीम पीते हैं। ये चैत्र महीना की शुरुआत के दिनों में हमारे वहां नीम पीने का एक रिवाज है। केवल भाई ने मुझे कहा था कि रिवाजों के पीछे का रहस्य भी थोड़ा बताते रहे। तो चैत्र महीने के इसी दिनों में नीम क्यों पिया जाता है, जबकि कोई जरूरत ही नहीं है उस वक्त? तो नीम का जो तत्व है, ऐसा माना गया है कि भाद्रपदा महीना में, भाद्रवा महीना में, गर्मियों की सीजन के बाद में जब पित्त प्रकोपित, पित्त संचित होगा गर्मियों में, और भाद्रपदा महीना में पित्त का प्रकोप होगा बारिश की ऋतु में, तब पित्त ज्वर बढ़ते हैं। अगर जिस आदमी ने इसी सीजन में, इसी समय में नीम का सेवन किया, उसको वहां पर ज्वर नहीं होगा। मतलब ये एंटीडोट है, समझ लो। पूरा शास्त्र में कई जगह पे एंटीडोट भरे हुए हैं। हमें सभी मिलकर, हम सभी वैद्यों को मिलकर, सभी आयुर्वेद प्रेमियों को मिलकर ऐसे एंटीडोट निकालना पड़ेगा। आयुर्वेद में इतने एंटीडोट भरे हैं, अगर ऐसे ऐसे एंटीडोट पर रिसर्च हो जाए, उसको R&D हो जाए, हमें कुछ नया ढूंढने का है ही नहीं। लोग कहते हैं आयुर्वेद में नया ढूंढो, आयुर्वेद में नया ढूंढने का जरूरत ही नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों इतना लिख के गए हैं, अगर हम उसका ट्रायल एंड एरर करें बस काफी। तो इसी सीजन में अगर नीम जड़, जो नीम के फूल आते हैं, उसको सुबह सुबह सेवन किया जाए और नमक कम किया जाए, तो भाद्रपदा में आपको ज्वर नहीं होगा। वो शास्त्र आपको वरदान देता है। कितनी अच्छी बड़ी बात है। चर्म के रोग नहीं होंगे, क्योंकि बिना पित्त कृपित रक्त दूषित नहीं होता, और रक्त दूषित के सिवा चर्म रोग नहीं होते। इसलिए पित्त जब दूषित होता है, पित्त जब प्रकोपित होता है, तभी रक्त दूषित होता है। ये शास्त्र का सिद्धांत है। तो अब नीम जल ले लेते हैं तो पित्त प्रकोपित नहीं होता है, तो आपको चमड़ी का रोग भी नहीं होगा।
तो नीम की इतनी बड़ी अच्छी चीज़ है। मेरे एक मित्र है, नीम से अब ग्लास बनाने लगे पानी पीने के, नीम के वो अपने रिसर्च कर रहे हैं रघु भैया करके। तो वो नीम के ग्लास बनाते, उसमें पानी भर के पीते। उन्होंने जामुन का भी ग्लास बनाया। हर चीज़ों के ग्लास पर भी हमारा एक वहाँ पर वो बात चल रही है। अलग अलग किस्म के हम लोग ग्लास बनाते हैं और उसका अभ्यास चल रहा है कि भी मानव इस ग्लास से पानी पीने से उसके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ों के साथ हमें अपने मेड को बचाना है। मेड पे जितनी हो सके जड़ी बूटियां लगानी है। कहीं पर भी मेड की जड़ी बूटियों में आपको दिक्कत आती हो तो आप ऋषि कृषि ग्रुप का कांटेक्ट कर सकते हो। गुजरात में, पूरे भारत में जैविक बागड़ को लेकर सबसे पहला मुहिम ऋषि कृषि ग्रुप ने शुरू किया था, जिसका नाम रखा है लाखेड़ी बाढ़। यानी कि बाढ़ 5 एकड़ का या 2 एकड़ का आदमी हो तो वो बाढ़ से सालाना में 1 लाख रुपया कमा सके, ऐसी योजना बनानी है, ऐसा करना है। और उसके सामने हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये था हमारा लाइफ हैंसिंग का प्रोग्राम। तो आइए वृक्ष उछेरिए, वृक्ष बनाइए, वृक्षों के बारे में हम आगे बढ़े और हमारा अपना सेहत अच्छा रखे, अपने पशुओं का, मवेशियों का, गौ माता का स्वास्थ्य अच्छा रखे, भूमि अच्छी रखे और परिवार को स्वस्थ बनाए। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद, जय वृक्ष नारायण देव की जय।